अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट डीएनए कंप्लीट कर लिया था। टुडे वी हैव टू डिस्कस इट्स एन अदर टाइप विच इज़ आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की तरह राइबो न्यूक्लिक एसिड भी न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि डीएनए में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं और आरएनए में राइबो न्यूक्लियोटाइड हैं। डीऑक्सी राइबो और राइबो पेंटोज शुगर्स से नाम निकला है कि अगर वो पेंटोज शुगर राइबोज है तो वो राइबो न्यूक्लियोटाइड होगा, और अगर वो डीऑक्सी राइबोज है तो वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड होगा। और ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं ये मोनोमर्स होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं एक बड़े मॉलिक्यूल डीएनए या आरएनए के। कहाँ मौजूद होता है आरएनए मॉलिक्यूल? चूँकि एक सिंगल स्ट्रैंड है और उसके अलावा एक ही स्ट्रैंड अपने ऊपर ही फोल्डिंग करेगा। मतलब यूँ नहीं है कि सिंगल स्ट्रैंड है तो ये एक स्ट्रेट चेन होगा, एक लीनियर सा मॉलिक्यूल होगा, नहीं, बल्कि पहले ये लीनियर मॉलिक्यूल होगा, उसके बाद इसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये अपने आप को फोल्ड करेगा आगे पीछे। फोल्ड होने के बाद ये एक डबल हेलिकल अपीयरेंस देगा। होगा नहीं, नज़र आपको ऐसे आएगा जैसे ये दो धागों की सूरत में है। तो नाइट्रोजीनस बेसिस भी हमने लास्ट टाइम पढ़े थे इसमें कि पूरे आरएनए में टोटल 4 तरह के राइबो न्यूक्लियोटाइड हैं। और ये जो इकसाम है 4 तरह के राइबो न्यूक्लियोटाइड जिसको हम कह रहे हैं, ये 4 डिफरेंट नाइट्रोजीनस बेसिस की वजह से हैं। यानी एक ऐसा राइबो न्यूक्लियोटाइड जिसमें राइबोज शुगर और फास्फेट के साथ एडिनिन हो तो वो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनेगा। इस तरह से ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट बनाएगी, साइटोसिन साइटिडीन मोनोफॉस्फेट बनाएगी। और यहाँ पे जो फ़र्क है वो चौथे न्यूक्लियोटाइड का है कि इसमें यूरासिल का न्यूक्लियोटाइड मौजूद होगा, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, इसमें थायमिडीन मोनोफॉस्फेट मौजूद नहीं होगा। तो इस तरह से जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होंगी वो साइटोसिन और ग्वानिन होगी एंड यूरासिल के साथ एडिनिन होगी। उसके बाद हमारे पास जो इसकी सिंथेसाइजेशन है कि ये किस प्रोसेस के थ्रू बनता है, तो स्टूडेंट्स जितने भी आरएनएज हैं, आगे चल के इसकी मैं टाइप्स बताती हूँ आपको, ये डीएनए से बने हुए हैं। तो डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। यानी जो डीएनए पे मैसेज है वो आरएनए पे ट्रांसफ़र होता है, जिस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये स्टूडेंट्स आपको एक स्लाइड दिखाई गई है राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए की, और इसमें आपको एक राइट साइड पे 4 डिफरेंट नाइट्रोजीनस बेसिस नज़र आ रही हैं। एडिनिन, स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक है, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल। तो ये 4 नाइट्रोजीनस बेसिस हैं। जब ये राइबोज शुगर और फॉस्फेट के साथ अटैच होंगी तो ये राइबो न्यूक्लियोटाइड बनाएंगी। और लेफ़्ट साइड पे आपको एक ही चेन नज़र आ रही है जो कि आरएनए की है। अब ये आपको स्लाइड बड़ा मशहूर स्टेप बता रही है सेंट्रल डॉगमा के सेल के अंदर डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। फिर आरएनए से फर्दर क्या बनती है? प्रोटीन। वो प्रोसेस जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है उसे आप क्या कहते हो? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। तो ओवरऑल डीएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस सेंट्रल डॉगमा कहलाएगा, जो कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। आरएनए की टाइप्स कितनी हैं? 3 मेन टाइप सेल के अंदर मौजूद हैं। फर्स्ट वन इज़ मैसेंजर आरएनए एब्रीवेटेड एज स्मॉल m एंड आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए जिसको टीआरएनए कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए जिसको स्मॉल आरएनए कहते हैं। तो ये जो आरएनएज हैं, तीनों तरह की टाइप्स, ये डीएनए से बनती हैं और किस में बनती हैं? न्यूक्लियस में। और फिर ये न्यूक्लियस में बनने के बाद कहाँ पे ट्रांसफ़र होती हैं? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में ये अपने स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो न्यूक्लियस, जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है। हाँ, जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें चूँकि डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता तो वो सेंट्रल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होता है जिसको न्यूक्लियाइड कहते हैं। मैसेंजर आरएनए की तरफ देखते हैं कि मैसेंजर आरएनए नाम से ज़ाहिर है मैसेज लेने वाला। तो ऊपर आप बोल्ड लेटर्स में देख सकते हो, टेक द जेनेटिक मैसेज फ्रॉम द न्यूक्लियस
टू द राइबोसोम्स, कि ये न्यूक्लियस से जेनेटिक मैसेज लेता है, यानी डीएनए से मैसेज लेगा और वो मैसेज कहाँ तक लेकर जाएगा, राइबोसोम। तो स्टूडेंट्स, राइबोसोम क्या हैं? सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज हैं, कुछ फंक्शनल कंपार्टमेंट्स हैं जिनको आप प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्री कहते हो, जहाँ पे प्रोटीन ने बनना है। तो न्यूक्लियस से जेनेटिक मैसेज राइबोसोम तक पहुँचा रहे हैं, यानी प्रोटीन बनने में हेल्प कर रही हैं। तो नाम से जाहिर है जेनेटिक मैसेज कहाँ से ले रही हैं, न्यूक्लियस से, और कहाँ तक लेकर जा रहे हैं, राइबोसोम तक। और राइबोसोम स्टूडेंट्स कहाँ पे मौजूद होंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर, या फ्री स्टेट में होंगे, या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होंगे। और जहाँ भी होगा राइबोसोम, वहाँ पे वो पर्टिकुलर प्रोटीन बनाएगा, जो उसको मैसेज मिलेगा वैसी प्रोटीन बनाएगा। उसके अलावा अमीनो एसिड्स ऐसे नहीं बेतरतीब अरेंज होते, बल्कि अमीनो एसिड जो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी जब उन्हीं जेनेटिक मैसेज से अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो एक ख़ास तरतीब के साथ, और वो तरतीब, उस तरतीब की जो इन्फॉर्मेशन है वो किस पे मौजूद होगी, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए को अमीनो एसिड के सीक्वेंस की जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन देगा, डीएनए देगा। तो इसका मतलब है जो मैसेंजर आरएनए है वो डीएनए से इन्फॉर्मेशन लेगा, जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होंगी, राइबोसोम तक आएगा और उन्हीं इन्फॉर्मेशन को जहन में रखते हुए अमीनो एसिड्स को जोड़ेगा उसी तरतीब के साथ, और वो एक ख़ास प्रोटीन मालिक्यूल बनाएगा। तो जो हमारे पास ये आरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, ये सिंगल स्ट्रैंड है। हाँ, इसकी लेंथ जो है वो वेरिएबल हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि मैसेंजर आरएनए किस प्रोटीन के लिए मैसेज लेकर आया है। अगर वो प्रोटीन बहुत ज़्यादा अमीनो एसिड की है तो ज़ाहिर सी बात है मैसेंजर आरएनए का साइज़ भी ज़्यादा होगा, और अगर वो प्रोटीन थोड़े अमीनो एसिड पर मुश्तमिल है तो उसका जो मैसेंजर आरएनए का साइज़ होगा वो भी कम होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको सपोज़ करूँ, मैं क्लू दे रही हूँ आपको कि इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड हैं, और हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है उसमें 574 अमीनो एसिड हैं। तो कौन सी प्रोटीन का जो मैसेंजर आरएनए है उसका साइज़ छोटा होगा? तो इंसुलिन पे आप नोटिस करो, एक 21 अमीनो एसिड की चेन है और एक 30 अमीनो एसिड की चेन है। तो 21 और 30 अमीनो एसिड की चेन यानी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए जो मैसेंजर आरएनए होगा वो छोटा होगा, जबकि हीमोग्लोबिन में अल्फ़ा चेन 141 और जो बीटा चेन है वो 146 अमीनो एसिड पर मुश्तमिल है। तो ज़ाहिर सी बात है इन पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने वाला जो मैसेंजर आरएनए होगा उसका साइज़ बड़ा होगा। तो इसका मतलब वेरिएबल लेंथ है, साइज़ जो है वो डिपेंड करता है जीन का साइज़ के प्रोटीन का साइज़ कितना है। तो जितना प्रोटीन का साइज़ होगा उतना इस पे मैसेज जो है वो मैसेज का एरिया ज़्यादा होगा। मिसाल के तौर पर एक प्रोटीन मालिक्यूल है जिसमें 1000 अमीनो एसिड हैं, और मैसेंजर आरएनए पे 1000 अमीनो एसिड बनाने के लिए कम से कम 3000 न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। तो इससे आपको फिगर से अंदाज़ा हो रहा है कि 3 न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करेंगे। उसके अलावा जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए है 3 to 4% ऑफ द टोटल आरएनए है सेल के अंदर, यानी कम पाया जाता है। पूरे सेल में जो 3 तरह के हमारे पास आरएनए हैं उसमें जस्ट 3 से 4% मैसेंजर आरएनए है। ये आपको एक सिंगल राइबो न्यूक्लियोटाइड की चेन नज़र आ रही है। ट्रांसफ़र आरएनए 10 से 20% बनाता है पूरे आरएनए का, यानी ये सेकंड नंबर पे है अमाउंट वाइज। अब इसकी लेंथ जो है वो क्या है, कम से कम 75 से 90 राइबो न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक ट्रांसफ़र आरएनए बना रहे हैं। और ये जो ट्रांसफ़र आरएनए है इसको भी आप इसके नाम पे फोकस करो, ट्रांसफ़र आरएनए, यानी ये ट्रांसफ़र करेगा। तो किसको ट्रांसफ़र करने की बात हो रही है, अमीनो एसिड को। तो अमीनो एसिड को उठा के उस जगह पे लाएगा जहाँ पे उन्होंने आपस में जुड़ना है प्रोटीन बनाने के लिए, यानी राइबोसोम तक। तो ट्रांसफ़र करेगा ये अमीनो एसिड को उस जगह पे जहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन बननी है। उसके अलावा जो हमारा सेल है उसमें ट्रांसफ़र आरएनए की तादाद भी अमीनो एसिड की तादाद से मिलती जुलती है। लास्ट मैंने प्रोटीन वाले टॉपिक में आपको बताया था कि 20 अमीनो एसिड हमारी प्रोटीन्स में इन्वॉल्व हैं। तो 20 अमीनो एसिड के लिए ट्रांसफ़र आरएनए की टाइप्स भी कितनी हैं, 20 ट्रांसफ़र आरएनए चाहिए होंगे। और प्रोटीन्स की जो फॉर्मेशन है उसमें आप देख सकते हो कि जो ट्रांसफ़र आरएनए है वो अमीनो एसिड को उठाएगा, राइबोसोम तक ले जाएगा, वहाँ पे आपस में इनको लिंक करेगा पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से और प्रोटीन बनेगी। ये स्टूडेंट्स आपको एक ट्रांसफ़र आरएनए का टर्शरी स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर में ये सीधा होगा, सेकेंडरी में थोड़ा सा फोल्ड होगा, और टर्शरी में आपको ये जो है वो एल शेप स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है, या क्लॉवर लीफ लाइक शेप आपको नज़र आ रही है राइट साइड पे। उसके बाद हम राइबोसोमल आरएनए देखते हैं। तो मेजर पोर्शन है आरएनए का, यानी सेल में टोटल
80% पार्ट हमारा कौन बना रहा है, राइबोसोमल आरएनए। उसके अलावा राइबोसोमल प्रोटीन्स के साथ ये एसोसिएटेड हैं और ये 40 to 50% जो है उसका पार्ट होगा किसी भी राइबोसोम में। प्रोटीन के साथ 50% हमारे पास राइबोसोम में राइबोसोमल आरएनए होगा और 50% हमारे पास क्या होगी, प्रोटीन होगी। मशीनरी है ये प्रोटीन की तैयारी की, किसकी बात हो रही है, मशीनरी है राइबोसोम की। यानी राइबोसोम को बनाने में जो 50% राइबोसोमल आरएनए इन्वॉल्व है, यही वो एरिया है जहाँ पे प्रोटीन ने बनना है। उसके अलावा सरफेस जो होगी राइबोसोम की, उसके ऊपर मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होंगे और एक ख़ास प्रोटीन बनाएंगे। प्रोटीन बनाने के अमल को ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो ये आपको 3 तरह की बच्चों आरएनएस नज़र आ रही हैं। अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाएं तो पहले आपके पास मैसेंजर आरएनए जो कि लीनियर चेन फैशन में है, 3 to 5 प्राइम एंड इसका वाज़े है। ट्रांसफ़र आरएनए जिसके ऊपर 3 साइट्स जो हैं वो शो हो रही हैं और उसकी जिसको आप एंटी कोडान साइट्स कहते हो, और उसके साथ राइबोसोमल आरएनए है जिसके 2 सब यूनिट्स आपको नज़र आ रहे हैं। यानी ये राइबोसोम के अंदर जो है वो राइबोसोमल आरएनए होगा। उसके अलावा सेकंड हमारे आज के टॉपिक में फर्दर जो सब टॉपिक है दैट इज़ कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल्स, यानी ऐसे मालिक्यूल जिसमें 2 बड़े बायो मालिक्यूल्स मौजूद हों। फ़र्ज़ किया इस आप बोल्ड लेटर्स में देखें कि 2 डिफरेंट मालिक्यूल्स जो कि डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग होंगे वो कंबाइन होकर एक कॉन्जुगेट मालिक्यूल्स देंगे। फ़र्ज़ किया कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिल रहा है तो ये क्या बनाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ मिल रहा है तो ये क्या बना रहा है, ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड में आप कह सकते हो कि इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है और लिपिड भी है, दोनों बड़े बायोमॉलिक्यूल्स हैं। तो ऐसे मालिक्यूल जिसमें एक से ज़्यादा केमिस्ट्री मौजूद हो उसको आप क्या कहोगे, उसे आप क्या कहोगे, कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल्स। तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं प्लाज्मा के, किन की बात हो रही है, यही जो अभी आपने 2 वर्ड्स पढ़े हैं ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। ये दोनों जो हैं सेल की प्लाज्मा कंपोनेंट्स के साथ इनका लिंक है। जितनी भी सेलुलर सेक्रेशंस हैं आप उनको देखें तो वो ग्लाइकोप्रोटीन होंगी। मतलब आप म्यूकस को देख लें, यानी आपका सलाइवा देख लें, सलाइवा में म्यूसिन है, ये भी आपके पास एक ग्लाइकोप्रोटीन है। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में भी इनका बड़ा इंटीग्रल रोल है। अब लाइपोप्रोटीन्स बनाने के लिए लिपिड्स और प्रोटीन्स दोनों चाहिए और एक ख़ास फ्रेमवर्क बनाएंगे सेल की मेम्ब्रेन का। न्यूक्लिक एसिड जो है, चूँकि इसके नाम में ज़ाहिर है एसिड, तो ये एफिनिटी रखेगा ऐसी प्रोटीन के साथ जो बेसिक प्रोटीन्स हैं। तो न्यूक्लिक एसिड बेसिक प्रोटीन के साथ मिलेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे इशारा क्रोमोसोम की तरफ है कि क्रोमोसोम में जो है वो डीएनए भी है और प्रोटीन भी है। डीएनए न्यूक्लिक एसिड है तो ये एसिडिक नेचर का है, तो इसमें कौन सी प्रोटीन इसके साथ अटैच होगी, बेसिक प्रोटीन। तो ये कंबाइन होकर न्यूक्लियो प्रोटीन बनाएंगे। तो न्यूक्लियो प्रोटीन आपके पास तीसरा कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है। पहला ग्लाइकोप्रोटीन था, दूसरा ग्लाइकोलिपिड था, तीसरा हमारे पास न्यूक्लियो प्रोटीन है। तो न्यूक्लियो प्रोटीन भी कौन सी है, न्यूक्लियो हिस्टोन, जो कि किस में पाई जाती है, क्रोमोसोम में। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स ना सिर्फ स्ट्रक्चरल पार्ट बना रही हैं बल्कि फंक्शनल कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने पे भी इनका बड़ा अहम रोल है। तो इम्पॉर्टेंट रोल क्या हो सकता है, यस, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन क्या है, वही बात, डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना। ये आपको एक स्लाइड स्टूडेंट्स नज़र आ रही है जिसमें डिफरेंट अमीनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं और किस मदद से, पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से। तो ये आज का हमारा लेसन था। इसके साथ ही हमारा ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।